तो आज का मुद्दा बेहद ज्वलंत है। हर पक्ष के अपने अपने ठोस विचार हैं और इनमें इतनी भिन्नता है कि किसी भी सहमति की गुंजाइश नजर नहीं आती है। ब्रेक से पहले हम सभी पक्षों से एक साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्तेजना और आपसी मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि बहस को सलीके से आगे बढ़ाना असंभव हो गया। आरएस टीवी दरअसल उत्तेजना पैदा करके टीआरपी बटोरने का मंच नहीं है और हमारी कोशिश होती है कि हर मुद्दे से जुड़े अलग अलग विचार और पक्ष आपके सामने रखे जाएं। हम सजग रहते हैं उन विचारों से जुड़ी सोच और उसके परिप्रेक्ष्य को आप तक पहुंचाया जाए और इसीलिए हमने ये तय किया है कि आज के सवाल पर जो विपरीत मत सामने आए हैं उनके बीच बहस में उलझने की बजाय दोनों पक्षों से अलग अलग बात करके उनके विचारों को समझने की कोशिश की जाए। पहले हम बात करेंगे अमन सिन्हा और संजय हेगड़े से। सवाल यह है कि क्या विवाह में जबरदस्ती होती है, ज्यादती होती है? देखिए, हर विवाह में कुछ अच्छे चीज भी होते हैं, कुछ बुरे चीज भी होते हैं। कभी जबरदस्ती भी होती होगी, कभी उसे हम जो अंग्रेजी में सेडक्शन कहते हैं वो भी होता है। पर मेरा जो मुद्दा है वो विवाह और जबरदस्ती पर नहीं है। पर मेरा मुद्दा है, क्या हर चीज सिर्फ फौजदारी अदालत में ही निपटा जाएगा? हर चीज को क्रिमिनलाइज ही करके यही उपाय है? क्योंकि अगर ये जो मैरिटल एक्सेप्शन निकाला जाता है लॉ में, तो फिर क्या होता है कि शादी में सिर्फ एक पक्ष को ये पावर रह जाता है कि कभी भी इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करके जी, अगर किसी आप मुझे परमिशन दे तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन इसको दीवानी मामलों के तहत क्यों नहीं लड़ना चाहिए? सवाल ये है कि अगर हिंसा के शिकार कोई बीवी है तो क्या उसका अधिकार कम हो जाता है क्या? जी नहीं। अगर हिंसा है तो दूसरे सारे प्रावधान हैं आईपीसी में, जैसे कि असॉल्ट है, हर्ट है, सारे वहां तो क्रिमिनल केस। अगर लेकिन रेप केसेस के मामले में कानून ज्यादा सख्त हैं और इस तरह के मामले में कानून कम सख्त। हाँ, और रेप केस जब भी दर्ज हो जाता है तब मामला ऐसे उलझ जाता है कि फिर मामला कभी सुलझ नहीं सकता। जो शादी तो रेप केस जब दाखिल हो जाता है फिर शादी कभी बचेगी नहीं, क्योंकि आदमी एकदम से जेल चला जाएगा, उसके बाद उसकी बेल भी होने में काफी दिक्कत आ जाएगी और उसके बाद जब वो आ जाएगा बाहर तो वो थोड़ी ना उस शादी में रहना चाहेगा। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि विवाह में ज्यादतियां होती हों, लेकिन इस तरह की ज्यादतियों को इस तरह का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो इतना सीवियर हो जाए कि वो दीवानी मामलों के तहत न सुलझाया जा सके। अमन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं, आप भी ये मानते हैं कि हो सकता है कि विवाह में ज्यादती होती हो, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते हैं कि इस ज्यादती को, इस जुर्म को क्राइम माना जाना चाहिए? नहीं, आप सही कह रही हैं अमृता जी, ज्यादती होती है कई बार, और जैसा मैंने कहा था कि ये ऑलरेडी एक क्राइम है। जो आईपीसी की प्रेजेंट स्कीम है उसमें भी कई प्रावधानों के तहत ये एक जुर्म है, और जैसा संजय भी बता रहे थे, चाहे सेक्शन 498 हो, 325 हो, 327 हो, सभी के तहत जो है एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है और उस पे एक लॉजिकल क्रिमिनल एक्शन भी फॉलो करेगा। प्रश्न यहाँ पे यह है, और मुझे लगता है हम लोग किसी चीज की डेफिनेशन में ज्यादा उलझ गए कि ये मैरिटल रेप है, क्या होता है, नहीं होता है। कहीं पे गुनाह होता है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ये है, कहीं पे किसी ने अगर कोई गुनाह, कोई जुर्म अगर कमिट किया तो उसकी सजा होनी चाहिए आईपीसी में, और वो ऑलरेडी है। तो इसलिए मुझे लगता है हम लोग इसकी डेफिनेशन में ज्यादा कॉट अप ना हो। वो उसकी सुरक्षा के दायरे में है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 498A जो है वो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड है, वो सेक्शन उसी को एड्रेस करता है, और ऑब्वियसली बाय हस्बैंड है तो वो मैरिड जितने भी महिलाएं हैं सब पे वो लागू होता है और उनके पतियों पे, और उसके लिए पनिशमेंट जो है आईपीसी प्रोवाइड करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्या है वो, रेप के पनिशमेंट के बराबर है या उससे भिन्न? नहीं, उससे भिन्न है, उससे भिन्न है। पर
आईपीसी उसके लिए एक रेमेडी और पनिशमेंट दोनों प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम लोगों को उसके ज्यादा डेफिनेशन में कॉट अप होने के बजाय ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी क्रिमिनलाइज्ड है। एक ये बात, कोई भी रेप को ना जस्टिफाई कर रहा है ना उसको डिफेंड कर रहा है, पर प्रश्न ये है कि ये कैसे डिटरमिन होगा, व्हाट हैपेंस विद इन कन्फाइंस ऑफ अ बेडरूम, वो तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में है। इसको कौन जाके डिटरमिन करेगा, कौन विटनेस स्टैंड करेगा, क्या उसमें एविडेंस जाएगा। तीसरी बात ये है कि कई देशों में अमृता जी इसको लागू भी किया गया, और क्योंकि ये बहुत अव्यवहारिक था इसको रिसाइन करना पड़ा, वापस करना पड़ा, और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग खाली ब्लाइंडली क्योंकि कुछ देशों में आ गया है या वेस्टर्न कंट्रीज में है तो इसलिए हम लोग उसको एप कर लें, ये भी उचित नहीं होगा। और इस पे अगर एक लार्जर कंसेंसस जो भी अगर इमर्ज करती है सोसाइटी में तो सरकार उसको कंसिडर करेगी। पर अभी जो स्थिति है और जो कानूनी स्थिति है वो भी मैंने स्पष्ट किया। तो ये कोई ना कहे कि भाई ये कोई कानूनन जुर्म नहीं है या किसी ने इसको खड़े होकर जस्टिफाई किया, वैसा कोई प्रश्न नहीं है। आप उसके पनिशमेंट पे एक डिबेट कर सकते हैं, और वैसे ही आपको एक ये भी डिबेट करनी होगी कि सोसाइटी के जो इस पे जो वाइडर रैमिफिकेशंस इसके होंगे और कई चीजों पे इंपिंज करेगा। जो हमारा एक फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम जो वेस्ट की बनिस्बत बहुत अच्छा काम किया रिलेटिवली, तो उस पे इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने अभी प्रूफ की बात की कि प्रूफ कैसे होगा, अगर वो चार दीवारी के बीच में होगा तो कैसे प्रूफ होगा। लेकिन रेप के जो दूसरे मामले हैं जिसमें ओनस ऑफ प्रूफ का मामला है, वो महिला के ऊपर नहीं होता है, जो क्राइम करने वाला होता है उसके ऊपर होता है। महिला की गवाही को सबूत माना जाता है। महिला की गवाही को सबूत माना जाता है। तो इस मामले में महिला की गवाही को सबूत क्यों नहीं? दो अलग अलग केस लेते हैं, एक मैरिटल रेप वाला और एक नॉन मैरिटल रेप वाला। हाँ। जब अदालत में आ जाता है नॉन मैरिटल रेप में पूरे सर्कमस्टेंसेस देखा जाता है। अच्छा, किसके कहाँ हुआ था, घर पे आप उसके घर गए थे या वो आपके घर आया था, वो सारे सर्कमस्टेंसेस देख के कोर्ट को एक कहानी में सच क्या है झूठ क्या है पता लग जाता है। अब आप डोमेस्टिक सिचुएशन में देख लीजिएगा, डोमेस्टिक सिचुएशन में सेक्स हुआ है, सेक्स महिला कहती है फोर्स्ड थी, आदमी कहता है नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं करी। अब ये डिटरमिन कैसे होगा? और उस बीच आदमी का क्या होगा? आदमी पहले अंदर जाएगा, बेल नहीं होगी। देखिए मैरिट यही समस्या तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ भी आती होगी, उसको भी प्रूफ करने में आती है। डोमेस्टिक वायलेंस में इतने सख्त जो एंटी रेप जो लॉ अभी बना है उतना सख्त है नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि जब भी एक एफआईआर दर्ज हो इमीडिएटली पुलिस वाला आके आपको उठा ले। और मैं ये मानता हूं कि अगर कोई शादी चल नहीं रही है या ऐसे प्रॉब्लम्स है तो उससे जो एलिगेंट सोल्यूशन है या साफ सुथरा सोल्यूशन है, शादी तोड़ दीजिएगा, वहीं सेपरेशन लाइएगा। डोमेस्टिक वायलेंस में भी ऐसा प्रावधान है कि आप सेपरेट होकर भी उस घर में यू हैव अ राइट ऑफ स्टे, और जो भी होता है वो सब दीवानी कोर्ट्स में होता है। ये जो जेल का जो डर आप पुरुष पे लागू करना चाहें, उससे तो फिर ना पुरुष शादी करेगा ना समाज आगे चलेगा। लेकिन क्या महिलाओं को संविधान में प्रदत्त बराबरी का हक हासिल नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बराबरी का हक है अमृता जी। हाँ। और इसमें जो मुख्य समस्या है वो, अब देखिए कंसेंट आप कैसे डिटरमिन करिएगा। अभी कंसेंट था, कल किसी ने विड्रॉ कर लिया, फिर कहा कि नहीं मैंने कंसेंट नहीं विड्रॉ किया था। तो ये सब बड़े इंट्रिकेट क्वेश्चंस हैं, और ये एक जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है उस पे भी इम्पिंज करते हैं, लार्जर सोसाइटी पे भी इम्पिंज करते हैं। तो इस विषय को, इस पे एक लार्जर डिबेट की आवश्यकता है, इसको कंसिडर करने की। और संविधान हर तरीके से महिलाओं को बराबरी का हक देता है, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में आने के बाद महिलाओं को और पुरुषों को भी कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, तो वो उसका एक हिस्सा है। पर कोई भी ये नहीं कह रहा, ना ये किसी का ये केस है कि कोई भी मैरिटल रेप को जस्टिफाई कर रहा है या डिफेंड कर रहा है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी आईपीसी के तहत भी ये कानूनन जुर्म है, इसमें कोई जाएगा तो एफआईआर लॉन्च हो सकती है। पर
इसकी जो सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट है उसके साथ इसको आप कैसे डिटरमिन करिएगा कि मैरिटल रेप हुआ या नहीं हुआ है, इसमें कंसेंट जो है उसको लेके किस तरह का कैसे कोर्ट्स का कैसा रुख रहता है या कैसे कोर्ट्स उसको इंटरप्रेट करते हैं, इसमें सोसाइटी पे कैसे इम्पिंज करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली पे कैसे इम्पिंज करता है। और ये भी तो बात है कि हम लोगों को फैमिली को, मैरिज को बढ़ने का एक मौका देना है, उसको इनकरेज करना है। और तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को कंसिडर करना पड़ेगा। इस पे कोई भी स्वीपिंग ब्लैंकेट और सिंपलिस्टिक जो है आर्गुमेंट, जजमेंट अपना पास कर देना, मुझे नहीं लगता ये उचित होगा, ये फेयर होगा, ना ये महिलाओं के लिए ना ये पुरुषों के लिए फेयर होगा। आप ये चाहते हैं कि सरकार इस पर बहस को आगे बढ़ाए? नहीं, देखिए, ये तो एक सोशल एक प्रश्न है। हाँ। तो इस पे अगर सोसाइटी में कोई लार्जर कंसेंसस बनती है या पॉलिटिकल पार्टीज में कोई कंसेंसस बनती है तो सरकार बहुत अलर्ट है और सरकार उसका कॉग्निजेंस लेगी, उन सब बातों को कंसिडर करेगी और फिर यहाँ पे जैसे राज्यसभा में, लोकसभा में, सदन पे लोग डिबेट करेंगे और फिर इस पे एक मत तय होगा। पर सरकार इज नॉट इम्यून फ्रॉम द पब्लिक ओपिनियन या जो भी सोसाइटी में ओपिनियन बनता है। तो प्रश्न ये है कि ये सरकार तो संविधान के जो मूल अधिकार हैं, जो संवैधानिक प्रोसीजर है, उस पे चलती है और संविधान में महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का हक हासिल है। लेकिन इस जगह पर ऐसा लग रहा है, तमाम महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक हासिल नहीं है, उनको अपने शरीर पर हक हासिल नहीं है, इसलिए इतना विवाद खड़ा हो रहा है। इसीलिए इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, अब हम रेप के बारे में बात कर रहे हैं। रेप एक ऐसा सेक्शन है जो अमूमन सिर्फ मर्दों पे आ जाता है, औरतों पे नहीं। हाँ। यहाँ जो बराबरी का कभी हो नहीं सकता है, यानी जो हमेशा विक्टिम औरत होगी और परपेट्रेटर मर्द होगा। तो तभी ये जो बराबरी वाला आता है ना, बराबरी दो इक्वल्स में होते हैं, दो इक्वल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरुष और महिला बराबर नहीं है, दोनों है, दोनों सेपरेट कैटेगरीज में है। उसकी अभी ऐसा ये एक प्रकृति का नियम ही मान लीजिएगा। रेप का भी जो कानून है वो कोई जेंडर न्यूट्रल नहीं है, हो भी नहीं सकती है। और इसलिए प्रिजम्पशन यही रहता है कि पुरुष ने कोई अत्याचार किया है महिला पे और इसके अलावा कोई दूसरी रीडिंग नहीं हो सकती। तो इसमें इक्वालिटी का प्रश्न जो है वो नहीं है। प्रश्न ये है कि आप इस तरह के अगर कानून लाते हैं जो कि आपके फैमिली सिस्टम, आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे अगर एक बहुत उसका वाइड रैमिफिकेशन और इफेक्ट होगा, तो इसको सोच समझ के लाना पड़ेगा और इसके सारे पहलू कंसिडर करने पड़ेंगे। बस क्योंकि दो लोग आके कोई कहीं चीखे चिल्लाएं और कोई सिंपलिस्टिक जजमेंट पास कर दें, तो इस पे इस तरीके से जो है विधायिका नहीं काम करती, ना हमारे सदन काम करते हैं। और जहां तक जैसा मैंने बताया, जो मैरिटल रेप का प्रश्न है, ना कोई जस्टिफाई कर रहा है, ना कोई डिफेंड कर रहा है, कानूनन जुर्म है। और जो भी अगर कोई इस तरह का अत्याचार करता है तो उसके लिए कानून में सजा भी है, रेमेडी भी है और पनिशमेंट भी। जी, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस ड्यूटीज का नहीं है। विवाह जो एक सामूहिक उत्तरदायित्व की संस्था है, इसे व्यक्तिगत अधिकारों के विचार से इस वक्त चुनौती मिल रही है, ऐसा लग रहा है। क्या ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि इस संस्था को भी वक्त के साथ जो जरूरतें बदली हैं, जो महिलाओं की सोच विकसित हुई है और जो भारतीय संविधान में बराबरी के मूल अधिकार दिए गए हैं, उसके दायरे में विवाह की संस्था को भी बदलने का और उसमें सुधार की जरूरत आ पड़ी है? इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक से पहले आपने सुना संजय हेगड़े और अमन सिन्हा को, जो तस्वीर के एक पक्ष को बयान कर रहे थे। लेकिन अब हम तस्वीर के दूसरे पक्ष पर बात करते हैं और महिला अधिकारों की वकालत करने वाली दो महत्वपूर्ण महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जिनसे बातचीत और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सिंपल बात यह है कि बलात्कार क्या होता है। बलात्कार अगर हम मानते हैं, मेरे ख्याल से हम में से कोई नहीं है जो नहीं जानता ऐसी शादियों को जहां भयानक महिलाओं के साथ मारपीट होता है।
जो मारपीट कर सकता है अपनी पत्नी के साथ में, जो अपनी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार कर सकता है, कई सारे ऐसे हम लोग महिला संस्थाएं इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार खुद बाप कर रहे हैं, इसके इतने केसेस हैं। जो ऐसा कर सकते हैं वो अपनी पत्नी के साथ बलात्कार नहीं कर सकते, ये हम कैसे माने? और अगर बलात्कार हो रहा है तो गलत है। इन्होंने कहा संजय जी ने जाने से पहले कि बलात्कार कैसे साबित होगा, किसी भी बलात्कार की घटना के बारे में कैसे साबित होगा, ये समस्या बनी रहती है। क्यों? क्योंकि बलात्कार हमेशा बंद दरवाजे के अंदर आमतौर पे होती है, किसी के सामने कोई विटनेस नहीं। उन्होंने कहा ना बीजेपी के प्रवक्ता ने कि कहाँ विटनेस होगा, कौन हम होगा? एक चीज उसके बारे में कहना चाहते हैं आगे। नहीं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कीर्ति जी कि अगर इस हद तक महिला चली जाएगी कि वो अपने पति के खिलाफ, पूरी शादी व्यवस्था के खिलाफ शिकायत करने जा रही है कि उसके साथ रेप हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो एक तरह से वो शादी तोड़ना चाहती है। तो जब शादी तोड़ने के लिए तो बहुत सारे और प्रावधान हैं ही कानून में, फिर इसकी क्या जरूरत है? ये दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो शादी को तोड़ना, वो तो खैर अलग हो ही जाएगी। अगर एक महिला अपने हस्बैंड के खिलाफ रेप का एलिगेशन लगाएगी तो वो तो शादी एक तरह से टूट गई। पर वो दूसरी बात है कि वो जाके कोर्ट में कहे कि हमें शादी तोड़नी है, वो तो डिवोर्स के कानून से आता है। पर रेप एक हियरनेस क्राइम है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। एक बलात्कार जो है मर्डर के मतलब कंपैरिजन में समझा जाता है मर्डर के क्राइम के नेचर से। जो जब क्राइम होती है, और काफ़ी क्राइम औरतों के खिलाफ ऐसी होती हैं जो घर में होती हैं, तो उनको कैसे प्रूव करते हैं? हम लोगों ने काफ़ी केसेस डील करे हैं इडवा में, और भी हमने केसेस देखे हैं, पढ़े भी हैं। उन सब केसेस में क्या प्रोसिक्यूटर्स का अपना एविडेंस कोरॉबरेटेड बाय मेडिकल एविडेंस, हाँ ये ज़रूर है कि उसको जाके अपने को एग्जामिन भी करना पड़ेगा अगर वो जाती है। किस मतलब कितनी देर बाद वो अपना देती है एफआईआर, कितनी देर बाद बताती है, किस किस को उसने बताया हत्या, आई मीन ये ऑफेंस के बाद किसको किसको उसने बताया, क्या क्या और सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं। सारे ये जो एविडेंस इकट्ठा करे जाते हैं, उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, ये सारी एविडेंस प्रूव करते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ या ना हुआ। हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि हमें आश्चर्य है कि जो लोग ये कानून ही नहीं चाहते, उनको इतनी क्यों फिक्र हो रही है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। जी एक्चुअली इन्होंने जो शादी का जो डिफिनेशन दिया ना, मुझे वो समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि शादी एक डेली नीड्स है, सेक्स होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सेक्स, तो फिर वैसे और पत्नी में क्या अंतर है? पत्नी के साथ आपको सेक्स करना है तो वैसे के साथ भी सेक्स कर लीजिए। शादी के लिए एक बड़ी अच्छी लाइन जयशंकर प्रसाद एक कवि हैं, वो बोलते हैं, वो आज के मतलब जो प्रत्यात्मक सत्ता के समर्थक है उनके लिए बोलते हैं। उनका कहना है कि तुम भूल गए हो पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता संबंध बनी है अधिकार और अधिकारी की। मतलब ये हुआ कि आप पुरुषवादी मानसिकता से इतना ग्रसित हो गए हैं कि आप भूल गए हैं कि एक ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल आधा है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके अधिकार को नहीं स्वीकार करेंगे, तो फिर आपका अस्तित्व नहीं है जी। तो अब है कि समरसता संबंध बनी। संबंध कैसे बनेगी? समरसता से बनेगी। अब पत्नी को मन ही नहीं है कि सेक्स करने का, आप जबरदस्ती सेक्स कर रहे हैं, तो ये क्राइम है। ये मर्डर से बढ़ के है, क्योंकि मतलब आज रेप में क्या होता है ना कि रेप में ये क्राइम है, लेकिन सरकार को और राजनीतिज्ञों को समझने में दिक्कत आ रही है। अमृता, एक बात मैं और याद देता अभी एक पूर्व सवाल है क्या? हम इसको कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं कि एक हस्बैंड कब अपनी वाइफ से कंसेंट लिया या कब नहीं लिया। और अगर इन सब चीज़ों पे हम व्यवहारिक तौर पे जाएं तो ऐसे फट से मतलब हम ये बता दें कि इसको जो है ये क्रूअल्टी के क्राइम क्लाज में लाएं, सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई अमेंडमेंट पास करे, तो ये अभी हमारे समाज के लिए व्यवहारिक नहीं है। आज की डेट में आज ही की डेट में 90% केसेस में हम देखते हैं, इवन कि हम जैसे पढ़ा लिखा सोसाइटी के लोग अब डरते हैं। पहले तो ये कि समाज में महिलाओं को कितने भय में रहना पड़ता है, वो अपने निर्भय तरीके से तो सड़क पे चल तक नहीं सकती हैं। अब आप अपने पुरुषों के भय के बारे में बोल रहे हैं, तो ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। दूसरी बात, मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। आपने सवाल पूछा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि कैसे तय होगा, एक पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि मेरी कंसेंट नहीं थी। पहले तो ये कि किसी भी रेप मामले में, सपोज करिए कि कोई पुरुष महिला में दोस्ती थी, कई ऐसे केसेस हैं, साथ में किसी कमरे में गए, वहां पर दोस्त ने अपनी फ्रेंड पे रेप किया, उसने कहा मेरी कंसेंट नहीं थी, तो उस पर जांच होती है। वो पुरुष कहता है भाई वो मेरे साथ तो कमरे में साथ में आई, कंसेंट से आई, और महिला समझाती है कि कैसे रेप था। इन सारी चीज़ों के कॉम्प्लेक्स
इससे कोर्ट तय करता है कि रेप थी या नहीं थी। यही बात मैरिज के अंदर भी अप्लाई करेगी। दूसरी बात, हमने जब 2013 में, कम से कम हम में से कुछ लोगों ने जब कुछ मंत्रियों से बात किया था यूपीए सरकार में, कहा था कि इसको एक्सेप्शन हटाइए, तो हम लोगों ने कहा था कि इवन एक शुरुआत के लिए अगर आपने, हम लोगों ने एक प्रपोजल भी दिया, हम में से कुछ लोगों ने, कि एक प्रपोजल अगर आप सेफगार्ड भी एक रखना चाहते हैं कि कम से कम जिन शादियों में पत्नी ने बैटरिंग की यानी पीटे जाने की कंप्लेंट्स पहले की हैं और उसकी मेडिकल आपके पास एविडेंस है, मारी पीटी गई है, बुरी तरह से मारी पीटी गई है, कम से कम उस महिला से तो आप रेप कंप्लेंट ले लीजिए। जब इतनी पीटी जा रही है तो वो रेप नहीं हो रही है, ये आप क्यों मानेंगे? वो जब आपके पास फिजिकल एविडेंस है कि शी इज बीइंग बैटर्ड, तो कम से कम वहां पर आप रेप की कंप्लेंट ले लीजिए। ये प्रपोजल भी हमने दिया। इसको भी वो कह रहे हैं कि शादी के अंदर हम नहीं मान सकते क्योंकि पवित्र बंधन। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मुझे जो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के बयान में सबसे ज्यादा आपत्तिजनक लगा कि अगर आप कह रहे हैं ये पवित्र बंधन है, सैक्रेमेंट है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कह रहे हैं? क्या हिंसा से पवित्र बंधन को कोई खतरा नहीं होता? मैम, आपने कहा कि कानून हैं उनके लिए बने हैं, लेकिन मैम कानून में जाने के बाद उनका बार बार फिर से तो रेप होता है। मैम वो पहले पुलिस में जाती हैं, उनको अपनी पूरी कहानी बताती हैं, फिर एडवोकेट को बताती हैं, फिर कोर्ट में बताती हैं, तो मैम ये तो उसका बार बार, और फिर जब वो इतना उसका हो जाता है तो मैम आगे उससे फिर कौन आएगा उसका हाथ थामने? इसके लिए ये बड़ी समस्या, भले वो आर्थिक हो कि ना हो। और बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो प्रोसीजरल कानून्स हैं, ये जो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ये कितना औरतों के लिए डिफिकल्ट होता है, उनको बार बार एक घटना को रिपीट करना कितना उनके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। तो इस कानूनों में, इन कानूनों में भी कुछ कुछ बदलाव आए हैं और कुछ कुछ कोर्टों ने इसमें बदलाव लाए हैं अपनी जजमेंट से। एक तो ये है कि भाई जल्दी से जल्दी आप मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कर दें अपना बयान, और पुलिस को ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एक कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जानी चाहिए। और इसमें हम आपके साथ ये एग्री करते हैं कि इसमें जो औरत को और ये भी कहा गया है कि औरत और आदमी को मतलब सामने नहीं रखना चाहिए जब वो बयान दे रही है, एक पर्दा के पीछे बयान दे सकती है। तो ये सब जो प्रोसीजरल कानून में भी हमें बहुत बदलाव लाने हैं। हम अग्री करते हैं कि हम बहुत इंसेंसिटिव, एक देश इंसेंसिटिव है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें कीर्ति जी, तो एक तो वो महिला है जो किसी अनजान व्यक्ति के रेप का शिकार है, लेकिन जब मैरिटल रेप की बात आती है तो उस आदमी के साथ उसे रोज जीना है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सेक्स करने के लिए उसे मजबूर कर रहा है। उसके साथ जीना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही है कि आपका पुरुष प्रधान आपकी सोच है। आप अभी तक सोचते हैं कि भाई औरतों को ये हक नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़ जाएंगी। शायद कुछ डर भी है कि अगर औरतें बोलने लगेंगी और हमारी सारी पोल खुल जाएगी तो फिर क्या होगा। जी, अगला सवाल लीजिए। मेरा सवाल ये है कि अभी बीजेपी प्रवक्ता और माननीय वकील साहब ने कहा कि शादी एक सर्टिफिकेट है सेक्स करने का, तो ऐसा अगर है तो न्यायालय में जब शादी होती है तो स्टाम्प पेपर में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि पति को अनलिमिटेड टाइम सेक्स करने का अधिकार प्रदान किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर बंधन की पवित्रता केवल शारीरिक संबंध से ही है तो इस बंधन को तोड़ देना चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं है। शादी का अर्थ है कि दो व्यक्ति एक परिवार बना के एक दूसरे की सुख सुविधाओं को समझ के जीवन व्यतीत करेंगे, ना कि प्रतिदिन पत्नी के साथ सेक्स करना शादी का एक अधिकार बन जाएगा। तो यदि बंधन की पवित्रता केवल शारीरिक संबंध है तो इस बंधन को आज ही समाप्त कर देना चाहिए। ये हमारे देश के युवाओं की आवाज है। मुझे लगता है कि उन राजनीतिज्ञों तक और सियासतदानों तक जरूर पहुंच रही होगी, लेकिन कमलेश आप इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं बहुत सारी यंग महिलाओं से मिलता हूँ जो मुझे जो इस चर्चा के विषय में मुझसे कहती हैं कि सर अगर ऐसा है कि कल को मेरे साथ ऐसा हो और मेरे पास इस अपने खिलाफ किए हुए अन्याय के लिए लड़ने का कोई साधन ही ना हो तो मुझे तो ऐसी शादी से डर लगता है। तो जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये विवाह के लिए खतरा है, मेरे ख्याल से तो यह कानून ना होना ज्यादा बड़ा खतरा है इस देश के भविष्य के लिए।
और औरतों के लिए भाई जो जी अगला सवाल पूछिए। जो ये कानून बनाने की बात हो रही है, कानून बनाने से सारी चीज हो नहीं जाएंगे। कानून को लागू करने में जो समस्याएं हैं उसके लिए कानून न बनाना ये उचित नहीं है। ऐसे कानून से आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, तो ऐसे कानून लाने से, लीगल मामले लाने से परिवार टूटेंगे, विखंडन होगा परिवार का, तो महिलाएं अकेली रह जाएगी परिवार टूटने से। तो फिर क्या ऐसे में महिला सशक्तिकरण संभव है, महिला को अकेला छोड़कर? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए कि परिवार व्यवस्था से सही बात है कि हम सबको बहुत सारे ताकतें मिलती हैं, है कि नहीं, बिल्कुल बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए परिवार व्यवस्था में ये एक दोनों बातें हमेशा ही रहती है ना। किसी भी व्यवस्था का अगर कोई अच्छी चीज़ आप देख रहे हैं तो उसी व्यवस्था में कितना दमन होता है, कितनी हिंसा होती है, कितनी गैर बराबरी है, ये भी तो देखना है। तो कुल मिलाकर के ये जो चेंज आ रही है ये उस गैर बराबरी को, उस संस्था के अंदर की गैर बराबरी को खत्म करने की मात्र बात कही जा रही। उस संस्था को खत्म करने की बात, अगर हिंसा, भयानक हिंसा उस संस्था को नहीं खत्म कर रही तो बराबरी आ जाने से वो संस्था को क्यों खतरा हम देख रहे हैं, ये हमें खुद सोचना होगा। शायद ये हमारा अपना भीतर का कोई पूर्वाग्रह बोल रहा है, ये नहीं। मेरे ख्याल से बराबरी आने से आपस में और ये सारे जो आपके मित्र बोल रहे हैं यहाँ पे कि पुरुष महिला में, पति पत्नी में अगर दोस्ती होगी, बराबरी होगी, एक दूसरे से संबंध में पूछ करके वो एक दूसरे को ये रखेंगे, खुश रखेंगे, तो इससे ज्यादा उस संस्था को मजबूत करने वाली बात क्या हो सकती है। समानता का मतलब कुछ हद तक समझौते भी होते हैं। आपने समझौते की बात कही, मैं कह रही हूँ कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमारे समाज में आम पुरुष महिला रिश्तों में समझौते कौन ज्यादा करता है? सच बताइए, कौन ज्यादा करते हैं समझौते? बिल्कुल, मतलब समझौते तो हर इंसानी रिश्ते में समझौते होते हैं, लेकिन हिंसा के साथ आप महिलाओं से कहेंगे कि आप बाकी सारे समझौतों के साथ हिंसा के साथ और गैर बराबरी के साथ समझौता करिए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मतलब कहीं से एक आखिरी सवाल समझौता करती रहूंगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कमलेश मैं आपसे करना चाहती हूँ। आप लोग इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, यहाँ मतलब राजनीति में तो उसका कोई हल अभी तक निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हमने देखा कि सरकार उस पर उस तरह से सोच ही नहीं रही है जिस तरह से जिस समस्या को लेकर आप लोग चल रहे हैं। तो जब आप कोर्ट तक गए वहां पर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल सका, अब आप क्या चाहते हैं? मतलब अब क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ रिकॉग्निशन यानी मैरिटल रेप जैसी कोई समस्या है, इसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, या इसके खिलाफ कानून भी बनाना जरूरी है और इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटिशन डिसमिस नहीं की है। हम वापस आए और हम सुप्रीम कोर्ट दोबारा वापस जाएंगे। हम अभी रिसर्चेस कर रहे हैं और हमने पूरे देश में विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से और भी माध्यमों से लोगों से यह कहा है कि वो अपने साथ हुई ऐसी घटनाओं की हमें जानकारी दें। और अब जब हम अगली बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम चाहेंगे कि ऐसी संस्थाएं, कीर्ति जी की संस्था और लोगों की संस्थाएं हमारे साथ आएं और वो पिटिशनर्स बने और हम वो इन सारे घटनाओं को, पूरे देश की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें और सुप्रीम कोर्ट को उनकी गलती का एहसास कराएं कि वो जो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक महिला की समस्या है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपके चैनल से भी यह संदेश पूरे देश में देना चाहूंगा कि अगर पूरे देश में किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो वो हमें लिखें और हम उसे पिटिशन का पार्ट बनाएंगे और हम दोबारा और जल्द ही हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, चूंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे पत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं और जैसे ही और पत्र प्राप्त होंगे हम एक कंपोजिट पिटिशन बनाकर जल्द ही, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि गर्मी की छुट्टियों से पहले ही मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा हम ये पिटिशन लेकर जाए और हमारे सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस हैं, वो इस मैटर को जो है उसको करने के लिए बहुत कीन है और वो इस मैटर को करेंगे। और मैं आपको पूरे भरोसे के साथ बताना चाहता हूं कि निश्चय ही और जल्द से जल्द, अगर कानून मतलब अगर पार्लियामेंट के द्वारा नहीं तो निश्चय ही सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के द्वारा हम इस एक्सेप्शन को हटाने में कामयाब जरूर होंगे। जी, और अगर राजनीति अनुदार हो रही है, उदार नहीं है इस मसले को लेकर, तो कम से कम सिविल सोसाइटी और सुप्रीम कोर्ट से अभी उम्मीदें लोगों की खत्म नहीं हुई हैं और यहाँ पर युवाओं की आवाज सुनकर भी लगता नहीं है कि उनके मन में या उनके प्रति, इस पूरे समस्या के प्रति उनके मन में कोई गलतफहमी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो लोग इसके खिलाफ हैं वो आने वाले दिनों में इसके पक्ष में खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आपका भी शुक्रिया। आप सब लोगों को